है लेकिन बहुत ठंडा दिन है और सूरज बहुत ही नाराज़ हुआ। मुझे तो लगता है जब से नया साल शुरू हुआ है ना सूरज नाराज़ ही हो वो गया। पिछले साल में ही रह गए सूरज। पिछले साल भी रह गए। तो आज 12 जनवरी है और सहर है हमारे साथ, तो आज हम कुछ गपशप लगाएंगे। जी सहर। जी अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं ना, उसको बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस भी की है और एक्सप्लोर भी की है कि टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं ना, उनके डिफरेंस की वजह से हम लोगों को जो है ना वो बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स का एक टैग लगा देते हैं। ठीक है, ये अब कॉमनली हर किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की जो वर्ड्स है ना, इनका पता है कि ये क्या होते हैं और किस तरह से इनको ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह की अगर नॉर्मल स्ट्रेस से भी गुजर है, तो बजाय इसके कि उसको उसमें से काउंसल किया जाए, उसमें से कोप कराया जाए, क्या किया जाता है कि एक टैग लगा दिया जाता है कि हाँ ये बंदा एंग्जाइटी में है या स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है। जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस है और वो उस टाइम उसकी बॉडी शिवर कर रही है या वो प्रेशर में आकर चीज़ें भूल रहा है, इस तरह के एग्ज़ाम स्ट्रेस में चीज़ें हो रही हैं, तो क्या करते हैं कि चलते फिरते जो दोस्त होते हैं ना, वो अक्सर इस तरह का टैग लगा देते हैं कि लगता है इसको एंग्जाइटी हो रही है या ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। जी, डिसऑर्डर लेबल कर देते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि जो डिसऑर्डर होता है वो पूरा एक क्राइटेरिया होता है, उसको मेट करने के बाद वो डिसऑर्डर बनता है। और जब तक वो चीज़ आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ और आपकी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती, ये सारी डोमेन्स को डिस्टर्ब नहीं करती, तब तक वो डिसऑर्डर नहीं होता। उससे पहले तक वो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं, नॉर्मल एंग्जाइटीज़ होती हैं जिनसे आप कोप कर सकते हैं। इसी तरह ओसीडी जो एक बहुत ही डिसऑर्डर है जिसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशंस आते हैं, लोग बार बार एक ही तरह का एक्ट करते हैं। अब ओसीडी के बारे में ये कहा जाता है कि बार बार जो है वो ऑब्सेशंस आती हैं और कंपल्शंस की जाती हैं, बार बार एक ही एक्ट को दोहराया जाता है। अब नॉर्मली भी लोगों में अक्सर लोगों को ऑर्गेनाइज रहने की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने की, इस तरह की साफ़ सुथरा, ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा साफ़ सुथरा रहने की आदत होती है। तो बहुत सारी जगहों पे मैंने ये नोटिस किया है कि वो एक तरह से एक ट्रेंडिंग टर्मिनोलॉजी जिस तरह होती है ना, वो ही बन गई है कि ओसीडी है, इसको ओसीडी है, इसको ओसीडी है। लेकिन ओसीडी पूरा डिसऑर्डर जो है वो भी बहुत सारे क्राइटेरिया को मेट करने के बाद ही हम डिक्लेयर करते हैं, अदरवाइज़ वो ओसीडी नहीं होता, वो ओसीपीडी हो सकती है जो कि आपकी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन उसमें भी डिसऑर्डर तभी आएगा जब पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा क्लैशेस आएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करेंगी। तो हम मैम से भी पूछते हैं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है और उन्होंने क्या ओसीडी और ओसीपीडी में जो डिफरेंस है ना, उसको भी ज़रा हाईलाइट कर दें। हाँ जी, सहर ने वाकई एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि ऐसे होता है, हम लोगों ने ना डिसऑर्डर लेवल कर देते हैं, हमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की पूरी डिटेल नहीं पता होती और एक ही सिम्टम के लिए हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास भी, और डॉक्टर से भी याद आया कि हमारा जो साइकेट्रिक का मरीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना ख़वार होता है न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशंस और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैदे वाले डॉक्टर्स के पास। ठीक है, एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी की वजह से मैदे के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पर चल जाते हैं, वो मैदे की दवाएं देते रहते हैं सालों, और साथ में वो एंटीडिप्रेशन एक आध डाल देते हैं, लेकिन वो पेशेंट को ये नहीं बताते कि तुम्हें एंग्जाइटी है। अच्छा, उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। पहली बात हम उस पर आते हैं कि जो सहर ने स्टार्ट की कि एक सिम्टम जो होता है ना वो डिज़ीज़ नहीं होता, या एक सिम्टम अगर चंद दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो डिज़ीज़ नहीं है। आप नॉर्मल भी किसी बात पे सैड हो जाते हैं, ज़िंदगी में कोई वाक़या हो जाता है, कोई आपके पसंद के ख़िलाफ़ चीज़ हो जाती है, कोई परेशानी आती है, तो सैडनेस एक नॉर्मल फीलिंग है। ठीक है, एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जस्ट सैड होना, मूड की सैडनेस जो है ना कोई बीमारी नहीं है। उसको हम नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में देखें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, उस तरीके से कोप करने की कोशिश करते हैं। और सम टाइम जो होता है ना, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। कोई ऐसे, जैसे कल एक पेशेंट था, उसने मुझे कहा कि उसकी वो है ऑनलाइन पेशेंट है मेरा, तो उसने मुझे कल स्पेशली बुक की अपॉइंटमेंट। मैंने कहा क्या मसला हो, मतलब आपकी अभी ड्यू नहीं थी अपॉइंटमेंट। उसने कहा कि हाँ, कोई ख़ास मसला तो नहीं था, मेरे ना बस पट्ठों में खिंचाव आ गया, मुझे प्रॉब्लम हो गया,
तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई नया कुछ इवेंट हुआ है तुम्हारी लाइफ में? कहता हाँ कुछ ख़ास बड़ा नहीं, बस ना मोबाइल चोरी हो गया था। तो लेकिन वो तो इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने कहा भाई बहुत बड़ी बात है, एक तो मोबाइल गया, पैसों का ज़्यादा, दूसरा तुम्हारा सारा डाटा चला गया। तो उसके लिए सैड होना, परेशान होना नॉर्मल चीज़ है। तो उन नॉर्मल चीज़ों को बीमारी मत समझें। जिस तरह फिर सह जिक्र करी थी OCD, जो ऑब्सेशन जो है ना बहुत सारी चीज़ों में कॉमन होती है। ऑब्सेशन होती है अगर बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है तो ऑब्सेशन है। फैमिली में अगर किसी को OCPD है तो वो बच्चों में ऑब्सेशन आ जाती हैं। टीन एज में नॉर्मली ऑब्सेशंस आ जाती हैं, ठीक है। वो जैसे ही टीन एज गुजरती है या बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो बेहतर हो जाती है तो वो ऑब्सेशन ख़त्म हो जाती है। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम उस वक्त लेबल करते हैं जब वो पूरा क्राइटेरिया जो इस डिसऑर्डर के लिए बनाया गया है जब वो उसको मेट करता है, वरना हम उसको डिसऑर्डर नहीं करेंगे। चंद दिन के लिए एक आदत है, एक प्रॉब्लम है, तो वो डिसऑर्डर नहीं है। कुछ लोगों को नॉर्मली जैसे जो सर्दियों के दिन है चाय कॉफ़ी पी लेते हैं तो नींद नहीं आती, तो हमने इंसोम्निया नहीं कह देना, ठीक है। अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, ससुराल जाना है वगैरह, कोई एग्ज़ाम है, कोई ऐसा है, कोई सरप्राइज गेस्ट आ रहे हैं, टेंशन सुनाने वाले आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो बॉस आ रहा है विजिट करने के लिए या आपको बॉस ने बुलाया, तो वो जो एंग्जाइटी है वो सिचुएशनल एंग्जाइटी है, दैट्स नॉट एन डिसऑर्डर। तो उसको हम डिसऑर्डर लेवल करके उसकी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें, और दूसरे लोग भी हमें स्टिग्मेटाइज़ करते हैं कि अच्छा तुम्हें तो एंग्जाइटी रहती है तुम्हारा ये, तो वो एंग्जाइटी नहीं है, वो सिचुएशनल कैफियत है, वो डिसऑर्डर नहीं है। तो जैसे सिचुएशन हैंडल होगी वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। तो इसी तरह फिर बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो डिज़ीज़ है उसमें हम ना, डिज़ीज़ उस वक्त बनती है जब वो पूरा जितने सिम्टम्स हैं उनमें से जो क्राइटेरिया में लिखे गए हैं 3 सिम्टम है, 4 सिम्टम है और एक सर्टेन टाइम पीरियड है। जैसे कि डिप्रेशन के लिए कि 2 हफ्ते कम से कम जो है ना वो मूड में तब्दीली हो, सैडनेस हो, नींद ख़राब हो, बॉडी फटीगेबिलिटी हो, आपको जिसमें थकन लगे, किसी चीज़ में दिल ना लगे, तो फिर हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। फिर माइल्ड मॉडरेट सीवियर है। अगर जैसे एक बात पे कि जैसे वो कोई घर में कोई लॉस हो गया, कोई चीज़ गुम गई है, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी वजह से सैडनेस ऑफ मूड जो है ना उसको हम डिप्रेशन नहीं कहते। फिर क्या करते हैं हमारे लोगों को जब डिज़ीज़ लेबल कर लेते हैं, ऊपर खुदा के लिए गूगल को अपना डॉक्टर ना बनाए। एक तो गूगल से बहुत गड़बड़ी हुई है, गूगल इंफॉर्मेशन के लिए, यूट्यूब के डॉक्टर सबसे बड़ा खतरा है। यूट्यूब हम भी ये वीडियो यूट्यूब लेकिन हम आपको बैठ के ना वो नहीं कर रहे, डायग्नोज नहीं कर रहे, ठीक है। हम आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप अपने डायग्नोसिस नहीं बनाते, ठीक है। तो जब आपने इंफॉर्मेशन ली, अगर आपको लगता है तो आप फिर उसके हिसाब से डॉक्टर के पास जाएं। अब जो साइकेट्री का मरीज़ ख़वार क्यों होता है, दवाइयाँ साइकेट्री का मरीज़ ज़्यादा क्यों खाता है, वो कहते हैं नींद की गोलियाँ क्यों खाता है, ये सारा कुछ क्यों होता है, क्योंकि वो गलत डॉक्टर के पास जाते हैं। असाबी कमज़ोरी है, जो कुछ लोग कहते हैं असाबी कमज़ोरी है, असाबी तनाव है, ज़हनी तनाव है, तो उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अगर उसने दवाई नहीं देनी, आपको साइकेट्रिस्ट को लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देगा कि आपको जस्ट थेरेपी की, कुछ मशवरे की, कुछ दुख सुख की, वेंटिलेशन की ज़रूरत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी सिम्टम के लिए न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा दिमागी डॉक्टर को दिखाना है, असाब के डॉक्टर को दिखाना है, वो डॉक्टर क्या करते हैं, देखिए मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ अगर वो अपने फील्ड में रहते हैं। न्यूरोफिजिशियन ट्रीट करता है अगर किसी को खुदा ना खासा फॉलिंग स्ट्रोक हो गया है, फेशियल पाल्सी जिसको हम लकवा कहते हैं वो है, मिग्रेन है, एपिलेप्सी है, इसको न्यूरोफिजिशियन ने देखना है। अगर खुदा ना खासा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का कोई वो फ्रैक्चर आ गया ब्रेन का, या खुदा ना खासा कोई ब्रेन ट्यूमर है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसको न्यूरोसर्जन ने डील करना है। लेकिन जो मूड चेंजेस हैं, कंधों में खिंचाव है, सर में हल्की फुल्की दर्द है, स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स है, उसको साइकेट्रिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने डील करना है। वो न्यूरोफिजिशियन और सर्जन आपको दवाई तो दे देगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कौन सी दवाई किस कॉम्बिनेशन में, कितनी डोज में आपको चाहिए, कब स्टार्ट करनी है, कब बंद करनी है, कितना सिम्टम सीवियरिटी कितनी है, इसके लिए दवाई देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो जब आप अपनी तरफ से असाबी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर आप खुद अपने लिए दवाइयों का ढेर जो है ना पाइल अप करते हैं, जमा करते हैं। अब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ये वाले जो कोलीग्स हैं ये इतनी ढेर दवाइयाँ देते हैं और अननेसेसरी देते हैं। उसमें शायद उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि लोग जाते हैं उनके पास हैं, लोग समझते हैं साइकेट्रिस्ट के पास मेरे को पागल हो जाऊँ, साइकोलॉजिस्ट के पास मेरे को पागल हो जाऊँ। तो यार पागलपन नहीं होता, ये ज़िंदगी, ये भी डिसऑर्डर्स है ना, बीमारियाँ हैं। डिसऑर्डर मीन्स डिजीज़, बीमारी। जैसे मैं डिप्रेशन की मिसाल की देती होती हूँ डायबिटीज़ से।
को मुझे कहे ना कि अच्छा डायबिटीज़ मतलब डिप्रेशन बातचीत से ठीक हो जाएगा, मैं कहती हूँ माइल्ड डिप्रेशन वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर माइल्ड डिप्रेशन में आपकी ज़िंदगी, आपकी जॉब, आपके घर बार के मामला को ख़राब कर रहा है तो फिर आपको दवाई लेनी है। और ये जस्ट लाइक डायबिटीज़ है, अगर हल्की सी है तो आप एक्सरसाइज, वॉक और जो है ना डाइट रिस्ट्रिक्शन से बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर ये मॉडरेट सीवियर है तो फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, उसके लिए इंसुलिन लेंगी या आपकी गोलियाँ लेंगे आप जिससे ठीक हो जाएगी। तो सिमिलरली डिप्रेशन अगर माइल्ड है तो समटाइम्स ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप गलत डॉक्टर के पास चले जाएँ तो फिर आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी क्योंकि उन्होंने आपको दे देनी है। तो इसलिए अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपर लें, और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब आपने किस डॉक्टर के पास जाना है और कब ज़रूरत नहीं है। अगर तो सिचुएशनल है ना, जैसे ही वो सिचुएशन ख़त्म होगी आप बेहतर हो जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। और कुछ लोगों की ना फैमिली में, जैसे कि सहर ने बताया ना कि सफाई का या नीटनेस का, चीज़ों को तरतीब से रखने का होता है। OCPD ये है कि पर्सनैलिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम उसको लेबल करते हैं जब वो सारा क्राइटेरिया जो है ना डायग्नोसिस के लिए बना हुआ है ICD-10 या DSM-4 या DSM-5 ने जो बनाया हुआ है, जब वो क्राइटेरिया पूरा होता है फिर हम उसको डिसऑर्डर कहते हैं। वरना फिर ट्रेड्स होती हैं, छोटी छोटी आदतें होती हैं, ठीक है। आदत अगर हमें कोई ऐसी हमारी आदत जो हमें या हमारे इर्द गिर्द के लोगों को तंग कर रही है तो उसको फिर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमारी नहीं है। जो बता रही थी मैं कि एक सिम्टम या एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है ना उसकी बेस पे हम डिसऑर्डर लेबल ना कर लिया करें, अपने आप को बीमार ना समझना शुरू करते हैं। अपनी रूटीन में देखें कहाँ गड़बड़ हुई है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर आप जो है ना उसके कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप चले गए न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन के पास, या अगर आपको एंग्जाइटी है, आपका पेट में दर्द रहती है, कभी गैस कभी कब्ज़ हो जाती है, खाना हजम नहीं होता और आपको मुसलसल उस चीज़ का स्ट्रेस रहता है, या आपकी पर्सनैलिटी सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात पे आप परेशान हो जाते हैं, तो फिर मे भी आपको एंग्जाइटी की वजह से आपका मैदा ख़राब हो। तो जब एंग्जाइटी होती है तो जो मैदे के ग्लैंड्स हैं वो तेज़ाब ज़्यादा बनाते हैं, जो तेज़ाब है आपकी मैदे की दीवारों को डैमेज करता है और आपको मैदे के सिम्टम आते हैं। क्योंकि जो मैदा है या गट है या हमारा जो निज़ाम है उसमें 70 to 80% जो सेरोटोनिन है वहाँ बनती है, जिसकी वजह से हमारे मूड पे, हमारे मिजाज पे सारी तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसलिए अगर किसी का मैदा ख़राब रहता है, वो स्ट्रेस में रहता है, तो भी आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। आप मैदे के डॉक्टर के पास एहतियात से जाएँ। मैदे का डॉक्टर आपको लंबा अरसा मैदे की दवाइयाँ देता रहेगा। और मुझे बड़ा ही अफसोस है, मैं कहती हूँ इसके लिए भी कोई ना कोई कानून साजी, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हम डॉक्टर्स के अंदर भी ये जो है ना चीज़ प्रमोट हो कि रेफरल का सिस्टम हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो है फिर भी, लेकिन प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं कि बस पेशेंट आ गया, अभी जाने ना पाए। तो अब आवाम का खुद है, एक ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी डिज़ीज़ को पहचाने और उसके बाद फिर फैसला करें कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है। जी सर। और एक और चीज़ है इसमें, मैं वो भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, तो आप इस चीज़ को प्रॉपर माइंड में रख कर फिगर आउट करके जाएं कि ये कोई बुखार नहीं है कि जो आप जाएंगे आपको मेडिसिन मिलेगी, आप खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे तो उतर जाएगा। ये जिस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता से ट्रिगर करना, इफ़ेक्ट करना शुरू होता है, उसी तरह से बल्कि उससे डबल स्लो जो है ये टाइम लेके जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ये पूरा एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसमें से आपको गुजरना पड़ता है और फिर तब ही आप ठीक होते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि हाँ मैं तो सेशंस ले रहा था, मैं तो दवाई मैंने खाई थी एक दफ़ा लेकिन मैं सही नहीं हो सका या हो सकी। तो वो इसी वजह से होता है कि वो प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं गुजरते। और इसमें हम लोग भी फिर कुछ नहीं कर सकते। हमने तो वो सारा एक प्रोसीजर बनाया होता है ना, जिसमें से हमने थेरेपी करनी है, हमने अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो देनी है। तो जब भी कोई भी किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो मेक श्योर कि उसको पता हो कि अब ये थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को ठीक होने में या इस चीज़ से निकलने में। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।